यस, तो लास्ट क्लास में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था और डीएनए के कुछ प्रिंसिपल्स या उसका कुछ फंक्शंस को हमने समझा था कि डीएनए में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। फिर आज हम लोग जो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग डीएनए वाले टॉपिक में और उसको हमें ख़त्म करना है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है मेजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। मेजल्सन एंड स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट, मेजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। अपना कॉपी पेन निकाल लेना, कुछ भी और है ना लिखते चलना साथ ही साथ, ठीक है। तो मेजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तुम्हें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मेजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को बताया था। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को बताया था। किसमें बताया था, ई कोलाई के अंदर बताया था। ये हम लोग देखेंगे कैसे डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। लास्ट क्लास में हमने तुम एहतशाम नहीं आए थे बट मैंने ना उन्हें समझाया था कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कैसे है, वाई इट इज़ नॉट कंजर्वेटिव, वाई इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव। आज जो है मेजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट हम ये प्रूव कर देंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। मेजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट ने भी यही किया था। किस पे किया था, ई कोलाई पे किया था। एंड दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं तुम सबसे पूछूं तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होता है। वो 2 स्ट्रैंड्स में जो नाइट्रोजन होगा वो कौन सा आइसोटोप होगा, तुम लोग कोई बता सकते हो? N14 का आइसोटोप होगा कि N15 का आइसोटोप होगा? एनीवन? यस दिल नवाज, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करके बोलो। N15, अच्छा N15 नहीं, नॉर्मल डीएनए। यस, ये देखो, ये जो तुमने बोला ना, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम ये आंसर बोलोगे, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। नॉर्मल डीएनए में N15 कभी नहीं होता। N15 एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो N14 होता है। नॉर्मल डीएनए में, मैंने नॉर्मल डीएनए के बारे में पूछा, ठीक है। देखो देखो ये क्या है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, ये N14 है और दूसरे में भी N14 है। नॉर्मल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है, उसमें मैंने N14 रखा। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो स्ट्रैंड्स है उसका जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके अंदर में क्या है, नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में, यानी नाइट्रोजन अपने 14 स्टेट पे रखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी इस चीज़ को मेंशन नहीं करती। एनसीईआरटी क्या करती है मैं बताऊंगा कुछ देर में। देखो ये जो डीएनए है जो सेल के अंदर में रखा हुआ है, इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे, कौन से मीडियम में ग्रो करवाएंगे, अमोनियम क्लोराइड N15 वाला, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो N15 है। इस मीडियम में हम इसको क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, और मेनी जनरेशन तक, बहुत सारे जनरेशन तक हम लोग इसको डिवाइड करवाएंगे। तो डिवाइड कराने के बाद क्या आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें मेरे पास दोनों, मेरे को स्ट्रैंड क्या मिलेगा, N15 मिलेगा और N15 मिलेगा। समझो इस चीज़ को, एक सेकंड रुकना। हाँ, देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है, एनसीईआरटी यहाँ से स्टार्ट करती है। जो दिल नवाज ने आंसर दिया N15 से। मेजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट में, मेजल्सन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट में N14 नहीं है, N15 से स्टार्ट होता है, ये एनसीईआरटी लिखती है। लेकिन ये N15 आया कैसे वो तुम्हें एनसीईआरटी नहीं बताती, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे आया। देखो क्या हुआ कि ये एक सेल था, इस सेल का क्या था, ये न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या था, डीएनए था। ये जो डीएनए था, इस डीएनए के अंदर में N14 था। लेकिन क्या करते हैं हम, इसको न्यूट्रिशन दे देते हैं। इस सेल को, इस सेल को पेट्री डिश में रखा, पेट्री डिश में क्या करेंगे, इसको बहुत सारा न्यूट्रिशन हम लोग दे देंगे। न्यूट्रिशन देने से क्या होगा कि इसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा अंडर न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट। जब सेल डिवाइड करेगा तो सेल का जो एक नया स्टैंड बनेगा और वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो इससे क्या होगा, ओवर द टाइम
हम जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजन अपने 15th स्टेट पे है, नाइट्रोजन का आइसोटोप है। हमने जो बाहर से मीडियम रखा वो N15 था, लेकिन जो सेल के अंदर में था वो N14 था। तो ओवर द टाइम क्या होगा, ये जो सेल होगा ये डिवाइड करेगा और बाहर वाला न्यूट्रिशन को खाएगा और क्या करेगा, अपना बच्चा पैदा करेगा, सेल डिवाइड होगा और ओवर द टाइम क्या होगा, एक ऐसा स्टेट आएगा कि सेल का जो न्यूक्लियस है उसका दोनों स्ट्रैंड में क्या आ जाएगा, N15 और N15 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया क्या हुआ, दोनों स्टैंड में N15 कैसे आया? ये बहुत सारे डिवीजन के बाद आया, ऐसा नहीं है कि पहला डिवीजन के बाद ही N15 बन गया। Many generations are required to make this configuration. Is it all right? सब अपना माइक अनम्यूट करके बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? अगर लास्ट क्लास किया होगा मेरा, तो लास्ट क्लास में मैंने चीज़ बताया था कैसे ये N14 N15 में बदल जाता है। एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने, हर्शी एंड चेज, और भी एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पे मैंने चीज़ समझाया था। पहले तुम लोग अभी ये बताओ कि चीज़ समझ में आया कि नहीं? समझ में आता है। चलो अगर समझ में आया ठीक है। तो देखो क्या है कि जो सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, उसमें N14 था, हमने उसको मेनी जनरेशन्स तक डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया अंडर अ मीडियम, जिस मीडियम में क्या रखा हुआ था, N15, नाइट्रोजन का 15th आइसोटोप रखा हुआ था। तो उससे क्या हुआ, ये जो डीएनए है फाइनली हमको N15 और N15 वाला मिल गया। ठीक है, तो मेजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट यहाँ से होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है। एनसीईआरटी यहाँ से मेंशन करती है, ये पहले वाला मेंशन नहीं की कि कैसे। तुम लोग के मन में भी क्वेश्चन आएगा अगर दिल नवाज तुम पढ़े होगे कि एनसीईआरटी डायरेक्ट N15 से कैसे स्टार्ट कर सकता है। उसका सोर्स ये ऐसे था कि N14 को उसने क्या किया, ग्रो करवाया मल्टीपल टाइम्स इन N15 कंटेनिंग मीडियम। अब क्या करता है एनसीईआरटी, N15 को वापस N14 वाला मीडियम में ग्रो करवाता है, यानी अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन 14 है, यानी नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। जो क्या हुआ कि ये जो मेजल्सन स्टाल था ना, ये केमिस्ट्री लैब में गया, जैन विद्यालय केमिस्ट्री लैब में ले जाके अमोनियम क्लोराइड को चुरा लिया। तो जैन विद्यालय के जो केमिस्ट्री लैब है उसके अंदर में जो अमोनियम क्लोराइड है वो अपने 14th स्टेट में रखे हुए, क्योंकि हमारे लैब में कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसने क्या किया, वो जो सेल था जिसके अंदर में N15 था, उसको अब इसने वापस N14 कंटेनिंग मीडियम में क्या किया, ग्रो करवाया। तो तुम बोलोगे सर तो ये N15 में करवाने का मतलब क्या निकला? आप पहले N14 से N15 करवा रहे हो, वापस N15 को N14 में करा रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम कोई भी डीएनए को इजीली स्टडी नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उस डीएनए के अंदर मिलावट कर दें, यानी मिलावट मतलब रेडियो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर दें, तो उसका एक्सरे फिल्म निकाल के हमको वो विजिबली प्रोमिनेंट दिखेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका जो नाइट्रोजन 14 था उसको पहले N15 में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये N15 क्या रेडियो एक्टिव है, क्या करेगा, रेडिएशन निकालेगा, उस रेडिएशन को क्या करेंगे, हम कैप्चर करेंगे और इसका इमेज हम आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे एक इमेज बन गया, यानी अगर मैं इस N15 कंटेनिंग डीएनए मॉलिक्यूल को एक्सरे फिल्म में देखूंगा तो मुझे दो चमकते हुए क्या मिलेंगे, मुझे दो चमकते हुए मिलेंगे स्ट्रैंड। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको ग्रीन कलर के नॉर्मल मीडियम में इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही मैंने इसको ग्रीन कलर के नॉर्मल मीडियम में इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा कि ये जो N15 कंटेनिंग मीडियम है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और इसका एक और स्ट्रैंड बन जाएगा, और जो क्या रहेगा, N14 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में तुमने जो डीएनए पाया वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड साथ साथ लगे हुए थे एक्सरे फिल्म पे, लेकिन क्योंकि तुमने एक नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, अब सेल तो बोलेगा कि देखो मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करूंगा, कैसे डिवाइड करूंगा, एक नया स्ट्रैंड को मैं सिंथेसाइज करूंगा। तो डीएनए का क्या हुआ, ये जो N15 वाला जो स्ट्रैंड था, ये जो N15 वाला स्ट्रैंड था, इस N15 वाला स्ट्रैंड क्या हो जाता, अलग हो, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। N15 वाला ऊपर वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, नीचे वाला स्ट्रैंड अलग हो गया। ये जो ऊपर वाला N15 स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, अपना देखा देखी कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या करेगा, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को इंट्रोड्यूस करेगा और एक नया स्ट्रैंड को बना देगा। लेकिन वो जो नया स्ट्रैंड को बनाएगा उसमें N14 रहेगा, क्योंकि N14 ही अवेलेबल था मीडियम में। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाला क्या है, मेरा N15 कंटेनिंग स्ट्रैंड है, उसका देखा देखी क्या बनेगा, उसी के ऊपर में एक नया स्ट्रैंड बनेगा, एक नया डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और वो डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो किस में फॉर्म में रहेगा, N14 वाले फॉर्म में रहेगा। क्या ये चीज़ समझ में आया? क्या ये डायग्राम क्लियर है ये वाला? भैया क्या क्या इसमें वापस क्या क्वेश्चन है, मैं देख नहीं पाया, क्या क्वेश्चन है? N15 रेडियो एक्टिव है। यस, N15 रेडियो एक्टिव है ना, बट N13 लिखा N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप।
नहीं नहीं N50, अरे यार देखो रेडियो एक्टिव, अरे ये एक हैवी आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव मतलब मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, तुम रेडियो एक्टिव को उस तरीके से मत ले जाओ कि ये लिबरेट करेगा, वो बात अलग है, ये करेगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव? इट इज नॉट अ राइट थिंग टू से ना कि N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव। N15 इज रेडियो एक्टिव। एनसीईआरटी कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी किस पेज में लिखा है कि N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव? 105 में स्टेटमेंट बोलो क्या लिखा है? Please note that M15 is not a radioactive isotope. ठीक है, वाला फर्स्ट पॉइंट था उसमें लास्ट में लिखे हुए। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो तो ये N15 रेडियो एक्टिव मतलब तुम इधर ये लिख लो, ये आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। N15 को लेने का एक्चुअली इट इज़ रेडियो एक्टिव। आई डोंट नो व्हाई एनसीईआरटी इज सेइंग। नॉर्मली क्या होता है, जो नेचर में सब्सटेंस हमें मिल रहा है वो नॉर्मल है, वो रेडिएशन नहीं छोड़ रहा है। लेकिन N15 क्या है, एक हैवी आइसोटोप है, जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3। तो हाइड्रोजन के क्या है, 3 आइसोटोप है। तो जो 1H1 है वो नॉर्मल है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम क्या है, वो आइसोटोप है, लेकिन वो नॉर्मल ऑकरिंग नहीं है। तो रेडियो एक्टिव से मेरा मतलब ये था कि इट इज़ नॉट अ नॉर्मल अकरिंग नाइट्रोजन इन द नेचर। ठीक है, इसका मेरा मतलब ये था। रेडियो एक्टिविटी से अगर तुम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, जैसे दिल नवाज ने अगर पढ़ा होगा, तो रेडियो एक्टिविटी से मेरा मतलब ये था, ये न्यूक्लियस है, थोड़ा अनस्टेबल है और ये क्या करेगा, टूट जाएगा, नॉट नेसेसरीली ये कोई रेडिएशन निकाले। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी लिखती है इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव को हम और कुछ गामा रेडिएशन वो सब में देख लेंगे। बट अभी के लिए ये समझ के चलो कि N15 एक नॉट है नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप, ये नेचर में नेचुरली ऑकरिंग नहीं है। N14 नेचुरली ऑकरिंग होता है। N15 जो है इसके अंदर में क्या हुआ, एक प्रोटॉन बेस ही है। ठीक है, तो या एक न्यूट्रॉन बेस है, जो कहना कह लो, एक न्यूट्रॉन ही बेस ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये एक हैवी आइसोटोप है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ऑकरिंग। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए का स्ट्रैंड को। इसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। बाय द वे एनसीईआरटी लिख रही है तो कोई बात नहीं, उसको तुम नॉन रेडियो एक्टिव मान लो अगर एनसीईआरटी लिख रही है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये जो N15 कंटेनिंग जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड था, ये स्ट्रैंड N15 ऊपर वाला, नीचे वाला N15, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ऊपर वाला क्या करेगा, अपना देखा देखी एक स्टैंड बनाएगा ग्रीन कलर का, नीचे वाला क्या करेगा, अपना देखा देखिए ग्रीन कलर का स्टैंड बनाएगा। ये जो ग्रीन कलर का स्टैंड बनाएगा, ये बाहर से मीडियम से N14 को यूटिलाइज करके बनाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ओवर द टाइम ये तुम्हें समझ में आया, ये जो मैंने इधर बनाया ये वाला, ये फर्स्ट जनरेशन समझ में आया, फर्स्ट जनरेशन। चलो ठीक है, अगर फर्स्ट जनरेशन समझ में आ गया तो क्या होता है कि अगर तुम्हें फर्स्ट जनरेशन समझ में आ गया तो इसको मैंने 20 मिनट्स के लिए रखा। एनसीईआरटी में मिनट्स भी दे रखा है, कितना मिनट्स के लिए हम रखेंगे। 20 मिनट्स के बाद तुम्हें ये कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वाले फेज को हम क्या बोलेंगे, इस वाले फेज को हम बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज। इधर मैं लिख दे रहा हूँ, इस वाले फेज को हम बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज। ये हो गई मेरी प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में हम दोनों N15 वाले स्ट्रैंड को लेंगे और उसको NH4Cl मीडियम में ग्रो करवाएंगे 20 मिनट के लिए। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट जनरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये जो मुझे स्ट्रैंड मिला मैं इधर लिख दे रहा हूँ N15। अब हम इसको वापस से ग्रो करवाएंगे इन NH4Cl और नाइट्रोजन जो है वो 14 है। तो जब अगर इसको हम वापस से ग्रो करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में तो क्या होगा, देखो ये जो रेड, अब ये वाला एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये वाला एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसको अब अलग करो। तो मैं इसको रेड वाला इधर और इधर वाला मैंने बना दिया, समझना डायग्राम को, और इसका मैंने N14 और N14 बना दिया। मैंने क्या किया, मैंने जो ये सेकंड जनरेशन है मेरा, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, देखना क्या किया मैंने, N14 और ऊपर में मैंने लिखा N15, एकदम नीचे में भी मैंने लिखा N15। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट जनरेशन के जो डीएनए थे उनको अलग अलग कर दिया,
मतलब मैंने इसको अलग कर दिया और इसको भी अलग कर दिया, और इंडिविजुअली हर एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को भी मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये जो पहला वाला डीएनए का मॉलिक्यूल था जिसमें दो स्ट्रैंड था, एक रेड कलर का स्ट्रैंड था और एक ग्रीन कलर का स्ट्रैंड था, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। देखो एक रेड कलर का स्ट्रैंड हो गया, ग्रीन कलर का स्ट्रैंड हो गया। ये जो सेकंड वाला मेरा डीएनए का मॉलिक्यूल था, इस सेकंड वाला डीएनए का मॉलिक्यूल को भी मैं करूंगा अलग अलग कर दूंगा। तो सेकंड वाला का एक रेड स्ट्रैंड हो गया, सेकंड वाले का क्या हो गया, ग्रीन स्ट्रैंड हो गया। ये डायग्राम समझ में आया? अब क्या होगा, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये मीडियम से वापस क्या उठाएगा, N14 को उठाएगा और अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, एक नया स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर लेगा। ये चीज समझ में आया? ये जो 4 कॉपीज मैंने डीएनए की बनाई है सेकंड जनरेशन में, इज इट क्लियर? ठीक है, अगर क्लियर है तो ये अमोनियम क्लोराइड को मैंने रखा, इसको भी मैंने 20 मिनट के लिए रखा। तो कुल मिलाकर शुरुआत से देखा जाए तो कितना मिनट हो चुका है, 40 मिनट हो चुका है, क्योंकि हर एक अमोनियम क्लोराइड को हम 20 मिनट के लिए रख रहे हैं। तो शुरुआत में 20 मिनट हुआ, इधर भी 20 मिनट, तो लेकिन टोटल कितना हो गया, 40 मिनट्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वापस हम लोग NH4Cl में ग्रो करवाएंगे, और NH4 वही नाइट्रोजन 14 है। तो अब देखो सेम हिसाब है, तुम अपने कॉपी में लिख के बताना क्या होगा। इधर क्या है, डीएनए के 4 कॉपीज है, नंबर 1 कॉपी, नंबर 2 कॉपी, नंबर 3 कॉपी, नंबर 4 कॉपी। डीएनए मॉलिक्यूल के 4 कॉपी है। इन चारों कॉपी को मैं क्या करूंगा, चारों कॉपी के स्टैंड्स को मैं अलग कर दूंगा, यानी 1 नंबर कॉपी का अलग कर दिया, इधर 4 नंबर कॉपी का मैंने अलग कर दिया। अब देखो क्या है, अब 1 नंबर को तोड़ना है, एक इसमें तोड़ दिया, एक और में तोड़ दो, एक और ग्रीन वाला स्टैंड ले आओ। इसको भी तोड़ना है तो इसको भी तोड़ दो, ऐसे ऐसे। इसको तोड़ना है, तोड़ दो, ऐसे ऐसे। इसको भी तोड़ा, ऐसे। तो ये मैंने बनाया। अब ये क्या करेगा, मीडियम से NH4Cl को उठाएगा, NH4Cl को उठाएगा और एक नया स्टैंड अपने सराउंडिंग में बना दे। तो कितना बन गया स्टैंड, एक कॉपी, दूसरा कॉपी, तीसरा कॉपी, चौथा कॉपी, 5वां कॉपी, 6वां कॉपी, 7वां कॉपी, 8वां कॉपी, 8 कॉपी बन गए। ठीक है, थर्ड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन। तो टोटल कितना ड्यूरेशन हो गया, इसको भी 20 मिनट के लिए रखा, तो टोटल ड्यूरेशन हो गया 60 मिनट मेरा। इधर तक समझ में आया? तो मतलब क्या है, कुल मिलाकर जैसे मान लो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, नॉर्मल डीएनए का ये एक पेरेंट स्ट्रैंड है। ये क्या करेगा, इसके पास सीक्वेंस है, वो क्या करेगा, जो सराउंडिंग में मौजूद नाइट्रोजनस का बेस पेयर है उसको उठाएगा और अपने कॉम्प्लीमेंट्री लाके रख देगा, अपने सराउंडिंग में कॉम्प्लीमेंट्री लाके रख देगा, तो एक नया स्टैंड बन जाएगा। तो नया स्टैंड बनेगा, उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो वही नाइट्रोजन होगा जो सराउंडिंग में मौजूद होगा। सराउंडिंग में क्या है, NH4Cl का 14th वाला आइसोटोप प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तुम एक चीज नोटिस करना कि पहला वाला जो ये पेरेंट था, ये इसमें दोनों जो 2 कॉपी था डीएनए का, इसमें जो 2 कॉपी था दोनों है, मतलब ये एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है। इस एक डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या है, 2 स्ट्रैंड है और दोनों क्या है, हैवी है। ये देखो, ये है तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, तुम्हें हाइब्रिड डीएनए मिला, यानी एक स्ट्रैंड जो है वो क्या है, हैवी आइसोटोप का बना हुआ है और एक स्ट्रैंड नॉर्मल आइसोटोप का बना हुआ है। देखो ये क्या तुम्हारा सेकंड जेन में तुम्हें कितने हाइब्रिड मिले, तुम्हें अभी भी 2 ही हाइब्रिड मिले हैं। ठीक है, और 2 तुम्हें क्या मिला, नॉर्मल मिला, यानी ये वाला और ये वाला जो मैंने एरो टिक कर दिया है वो तुम्हें नॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, डीएनए का कॉपी। थर्ड वाले में देखो अभी भी कितने हाइब्रिड है, 2 ही हाइब्रिड है, लेकिन मैं नॉर्मल कॉपीज क्या हो गई, वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, ये हो गया बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो मेजल्सन और स्टाल ने क्या किया था, इधर मैं लिख लेता हूँ, तुम लोग भी लिख लो साथ ही साथ, कि मेजल्सन एंड स्टाहल यूज्ड N15 हैवी आइसोटोप। इसको रेडियो एक्टिव मत मानो, इसको रेडियो एक्टिव मैंने समझने के लिए बनाया था, इसको तुम हैवी आइसोटोप ही मान लो। N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन फॉर दिस। ठीक है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन वॉज यूज्ड। इसका मतलब क्या है बता रहा हूं, पहले इसके नीचे एक और लाइन लिख लो, इनिशियली E. coli was grown
in N15 culture medium and after many generation those E. coli was separated which have N15 DNA। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, अपना अपना ना वीडियो ऑन करो, क्योंकि मेरे को देखना है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। They were now grown in वीडियो, ऑडियो ऑन नहीं करना है। N14 containing medium, ये लिखो पहले, और अपना वीडियो ऑन करो। देखो तो सही में क्या कर रहे हो तुम लोग। अरे गजब, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा वो, हाँ हाँ ठीक ठीक है, ओके। तो वो लोग नहीं आएगा क्या, निखिल और क्या नाम है उसका, केशव और तुम्हारा क्या नाम है उसका, सक्षम। निखिल तो बहुत दूर था। हाँ वो नहीं आया, और केशव भी उड़ रहा था, वो भी नहीं आया, सक्षम भी नहीं आया। एनीवेज, तो ये लिख लिया तुम लोग कंप्लीट, आगे बढ़े समझाने के लिए। भैया भेज दीजिए फोटो, क्या जगह छोड़ दे, यही था साइन कर सकते। अच्छा ठीक है, मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, कोई बात नहीं। तो सुनो, बात देखो, बात बड़ी गहरी है यहाँ पे। ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये वाला लाइन समझ में आया, ये वाला, ये जो बी वाला पैराग्राफ है कि इनिशियली ई कोलाई को हम लोग N15 कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे और बहुत सारे जनरेशंस के बाद उसी ई कोलाई को सेपरेट कर देंगे जिसमें N15 वाले डीएनए है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको N14 कंटेनिंग मीडियम में, ये पैराग्राफ में कोई डाउट नहीं आया होगा, ये मैंने अभी तक समझा दिया। अब ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। देखो इनिशियली क्या था, मेरे पास N14 कंटेनिंग डीएनए था, उसको मैंने क्या किया, हैवी आइसोटोप दे दे के N15 बना दिया। अब उस N15 वाले डीएनए को वापस मैं N14 दे रहा हूँ और उसको जनरेशन वाइज देख रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जैसे जैसे जनरेशन मेरा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मुझे क्या मिल रहा है, नॉर्मल कॉपीज मिलना स्टार्ट हो रहा है। देखो थर्ड जनरेशन से नॉर्मल कॉपी कितनी सारी हो गई है, और हाइब्रिड अभी भी 2 है, समझ रहे हो। मुझे बताओ सेकेंड जनरेशन में कितना % हाइब्रिड है डीएनए, बताओ। 50%। सेकेंड जनरेशन में 50% डीएनए हाइब्रिड है, मतलब 4 कॉपी में 2 कॉपी हाइब्रिड है, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में कितना % हाइब्रिड है, बता सकते हो? 25% है, श्योर? हाँ 25% है, क्योंकि 8 में से 2 कॉपी हाइब्रिड है, इसका मतलब 25%। मतलब यहाँ पे 50% हाइब्रिडाइजेशन है डीएनए का, और यहाँ पे कितना है, 25% हाइब्रिडाइजेशन है डीएनए का। तो मतलब डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन गलत हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस डीएनए के जितने भी कॉपीज है इनको अलग अलग करना है। क्या करना है, अलग अलग करना है। तो अलग अलग कैसे करेंगे हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इन सारे डीएनए को डाल देंगे हम, ठीक है। मतलब इसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे थे, इसी टेस्ट ट्यूब में मैंने डीएनए के एक सैंपल को डाला और ऊपर से मैंने न्यूट्रिशन डाला। न्यूट्रिशन डालने पे क्या होगा, डीएनए का सैंपल अलग हो जाएगा। डीएनए का सैंपल क्या हो जाएगा, मतलब अलग मतलब क्या, डीएनए का कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में मुझे क्या मिलेगा, सेम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तीनों जनरेशन मुझे धीरे धीरे क्या मिलेगा, टेस्ट ट्यूब में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवर द टाइम इसमें क्या होगा, बहुत सारा डीएनए का क्या होगा, कॉपीज होगा। कुछ डीएनए का कॉपी हाइब्रिड होगा, कुछ डीएनए का कॉपी क्या होगा, एकदम नॉर्मल होगा, ठीक है। इस तरह का मुझे डीएनए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
एक मशीन के अंदर में इस टेस्ट ट्यूब को डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया और मशीन के अंदर में ऐसे फिट कर दिया। वो मशीन क्या होती है, गोल 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 घूमती है। तो ये क्या होगा, टेस्ट ट्यूब भी जोर जोर से क्या होगा, गोल 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 घूमेगा। तुम्हारे हाथ में पेन ले लो, उस पेन को जोर से गोल गोल घुमाओ, तो उस पर मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के इधर क्या है, बहुत सारा डीएनए मेरा रखा हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब का डीएनए को मैंने मशीन में रख के गोल गोल घुमाया, तो क्या होगा, सारा मसाला इस साइड में आ जाएगा, इसके पेरीफेरी में आ जाएगा, उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। मानते हो क्यों नहीं मानते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, सारा सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आने लगेगा। तो मतलब अगर मैं मशीन में घुमाऊं टेस्ट ट्यूब को, देखो ये मशीन है, मशीन में मैंने इधर टेस्ट ट्यूब को रख दिया और वो टेस्ट ट्यूब क्या ऐसे घूम रहा है सेंटर की तरफ ऐसे, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब ऐसे घूम रहा है तो क्या होगा, सारा का सारा मसाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसके एंड में। तो जो सबसे हैवी वाला मसाला होगा वो कहाँ पे आएगा, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, सभी सब मतलब हैवी वाला जो आइसोटोप होगा या हैवी वाला कॉपी या हाइब्रिड वाला कॉपी तुम्हें कहाँ मिलेगा, पेरीफेरी में मिलेगा। और जो तुम्हें लाइट वाला कॉपी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा इधर की तरफ। इतना क्लियर है ये चीज़। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल वाला डीएनए है उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं हाइब्रिड डीएनए से। तो ऐसे हम लोग पता लगाते हैं कि क्या नॉर्मल है क्या हाइब्रिड है। तो मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को बताया। वो क्या कहता है मेजल्सन एंड स्टाल, देखो कितना बढ़िया तरीके से N15 को ले लिया। तो देखो N15 को लेने से क्या हुआ कि एक स्ट्रैंड था और उसके पास में क्या हो गया, ग्रीन वाला स्ट्रैंड आ गया, रेड वाले के पास ग्रीन वाला आ गया। इसका मतलब क्या है, एक दो स्ट्रैंड था, अगर मान लो एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। अभी क्या होता है, जब भी वो डीएनए रेप्लिकेट करता है तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाता है। ये जो व्हाइट वाला है इसके बगल में एक नया स्ट्रैंड आ जाएगा और ये जो रिमोट है इसके बगल में भी क्या आ जाएगा, नया स्ट्रैंड आ जाएगा। तो यही है तुम्हारा मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इसी को हम रिपीट करते रहेंगे, 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन। तो ओवर द टाइम क्या हो जाएगा, तुम्हें नॉर्मल कॉपीज बहुत सारी मिल रही हैं और हैवी कॉपीज जो है हमारा जैसे हमने सोचा था ठीक वैसे ही मिल रहा है। उसको हम कैलकुलेट करेंगे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से। इसका नाम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी मतलब होता है वजन, डेंसिटी मतलब भारीपन। तो उस भारीपन के अनुसार वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई, और हम लोग मिला लेंगे जो हमने कैलकुलेशन की थी। हमारे हिसाब से 3rd जनरेशन में हमको है ना 8 कॉपी में 2 कॉपी हाइब्रिड मिलना चाहिए और 6 नॉर्मल कॉपी मिलना चाहिए, ठीक है। और डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में जब तुम इसको अलग अलग करोगे तो तुम आराम से इसको क्या करोगे, 2 मान लोगे और इसको क्या मान लोगे, 6 मान लोगे। क्लियर है। तुम मतलब जब तुम टेस्ट ट्यूब पे देखोगे तुम्हें इधर 2 कॉपी मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 कॉपी मिलेगा, क्योंकि ये सब क्या हो गया, अलग अलग हो गया है। क्लियर है मेजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट। चलो ठीक है। तो इसी मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में एक फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए इज इक्वल्स टू 2/2n × 100। मतलब n क्या है तुम्हारा, जनरेशन है। कि वो तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि मेजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट को हम लोग करवाए, 1st जनरेशन में कितना हाइब्रिड मिलेगा, 2nd जनरेशन में कितना हाइब्रिड मिलेगा, 3rd जनरेशन में कितना मिलेगा, 10th जनरेशन पे कितना हाइब्रिड मिलेगा। इस फॉर्मूला पुट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे फॉर्मूला कहाँ से है, फॉर्मूला कहाँ से है, इसको भूल जाओ। बट कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि 1st जनरेशन में देखो यहाँ पे 100% हाइब्रिड है, लेकिन यहाँ पे जाओगे 50% हो गया, यहाँ पे जाओगे 25% हो गया, 3rd जनरेशन 25%, और 4th जनरेशन में जाओगे तो कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा, और 5th जनरेशन में जाओगे कितना हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन दे कर पाओगे, क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, ठीक है। इसको वो मत समझना कम। इन मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, इन मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट band will be obtained in 4th generation। बताओ भैया परसेंटेज ऑफ 12.5 होगा क्या? हाँ क्या माइनस कौन बोल रहा है ये, आप परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड निकाल कर 4th जनरेशन में 100 से माइनस। नहीं ऐसे नहीं करना। तुम्हें क्या पूछा है, 12.5 होगा क्या? हाँ 12.5 है। तुम्हें पूछा है कितना इंटरमीडिएट बैंड मिलेगा, इंटरमीडिएट बैंड मतलब हाइब्रिड, हाँ 12.5 आंसर है। इंटरमीडिएट बैंड मतलब हाइब्रिड बैंड, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 4th जनरेशन पूछा है ना,
तो फर्स्ट जनरेशन में 100 मिलता है, सेकंड जनरेशन में 50 मिलता है, थर्ड जनरेशन में कितना मिलता है 25%, चौथा जनरेशन में कितना मिलता है 12.5%। तो आंसर कितना है 12.5। कैलकुलेट कर रहे होगे तो निकाल लो फॉर्मूला के हिसाब से, 2/2 की पावर 4 × 100 जो फॉर्मूला दिया है, तो इससे क्या आ जाएगा तुम्हारा 12.5%। समझ में नहीं आया क्या ये चीज़? इंटरमीडिएट मतलब हाइब्रिड। हाँ, इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ, बीच का, मतलब एक होता है नॉर्मल बैंड और एक होता है एकदम हैवी बैंड। मतलब देखो क्या हुआ, अगर तुम इसके पप्पा को देखोगे ना प्रिपरेटरी फेज में, देखो ये कौन सा है, ये दोनों हैवी बैंड है, इसका मतलब ये प्योर हैवी है, दोनों बैंड क्या है इसमें हैवी है। ये देखो इंटरमीडिएट है, एक हैवी है एक स्ट्रैंड नॉर्मल है। ये देखो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कॉपी है, ये नॉर्मल कॉपी है, लेकिन ये क्या हो गया इंटरमीडिएट हो गया, चौथा नंबर और पहला नंबर क्या हो गया इंटरमीडिएट। पहला और चौथा नंबर इंटरमीडिएट हो गया, सेकंड और थर्ड क्या हो गया नॉर्मल कॉपी हो गया। और ये जो ये वाला कॉपी है ये क्या हो गया तुम्हारा पेरेंट एकदम हैवी कॉपी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? समझने में हम पहले गलती कर दी, इंटरमीडिएट। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देखते देखते हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो क्या है। अच्छा वैसे मेसेज स्टार एक्सपेरिमेंट किसे परफॉर्म किया गया था? ई कोलाई पे किया गया था, अभी लिखवाया है मैंने। ठीक है, ई कोलाई को मैंने, क्वेश्चन सुनना क्या है, ई कोलाई इज ग्रोन इन N15 containing medium, N15 containing medium। तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड बैंड इन 4th जनरेशन। बताओ, और परसेंटेज ऑफ हैवी बैंड भी निकालना है। ये बैंड क्या हुआ, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन अगर तुम करोगे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होता है, तुम इसको 30 मिनट तक 40 मिनट तक उसको बार बार घुमाते रहोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस टेस्ट ट्यूब के नीचे में क्या सेटल हो जाएगा, हैवी बैंड सेटल हो जाएगा। उस हैवी बैंड में क्या होगा N15 होगा, उसके बीच में क्या रहेगा तुम्हें मिलेगा इंटरमीडिएट बैंड मिलेगा। ये इंटरमीडिएट बैंड मिला, इस इंटरमीडिएट बैंड में तुम्हें हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, इस हाइब्रिड में N14 N15 मिलेगा, और सबसे ऊपर में तुम्हें क्या मिलेगा, लाइट बैंड मिलेगा। लाइट बैंड तुम्हें क्या मिलेगा N14। देखो हुआ क्या था, टेस्ट ट्यूब में ही सारा कांड हो गया। हाँ बोलो। हाइब्रिड बैंड का आंसर तो वही आ गया ना, कितना? 12.5। हाँ 12.5 है, हाँ तो वही तो आया। 12.5 है इसका आंसर। ठीक है, और 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो ये हैवी बैंड का आ जाएगा। बहुत बढ़िया। परसेंटेज ऑफ लाइट बैंड कितना मिलेगा? होगा ही नहीं ना भैया। क्यों? क्यों? आंसर सही है, परसेंटेज ऑफ लाइट बैंड 0 है और परसेंटेज ऑफ हेवी बैंड है 87.5%। बताओ। नहीं, क्योंकि उसको N15 मीडियम में रखे थे तब तो हाँ, क्वेश्चन देखो क्या है, नॉर्मली मेजरसन स्टाल एक्सपेरिमेंट को N15 वाले डीएनए को हम लोग N14 में रखते हैं, यहाँ पे ई कोलाई को बोला सिर्फ N15 में रखा है। मतलब क्वेश्चन जो मेजरसन स्टाल में N14 में रख रहे थे, यहाँ पे हम लोग N15 में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाइट बैंड नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी जगह नॉर्मल मेजरसन और स्टाल एक्सपेरिमेंट होता तो वहाँ पे लाइट बैंड आता, वहाँ पे हैवी बैंड 0 हो जाता। क्लियर है ये चीज़? हाँ और बाकी सबको क्लियर है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ओए विक्रम, समझ में आया ये क्या है? ये N14 N15 ई कोलाई को इधर किस मीडियम में रखा है, देख ई कोलाई को N14 में रखा है, ये देख N14 में रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, N15 में रख दिए। ठीक है, तुम्हारे साथ खेला हुआ है, तुम्हारे साथ खेला हुआ है। ठीक है, इसीलिए परसेंटेज ऑफ लाइट बैंड क्या आएगा, 0 आएगा, जो तुम्हारा आंसर सही निकाले हो वैसे। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है कि इस टेस्ट ट्यूब में जब डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो नीचे में मेरे को हैवी बैंड क्यों मिल रहा है? वेट की वजह से। ये हैवी बैंड कहाँ से आया? तुम्हारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, ये पेरेंट डीएनए था, कहाँ गया?
ये पेरेंट डीएनए था, ये पेरेंट डीएनए को हम लोग ग्रो करवाए तो हैवी बैंड तो कुछ भी नहीं बचा, इंटरमीडिएट और नॉर्मल बैंड ही बचा, हैवी बैंड तो खत्म हो जाना चाहिए, तब टेस्ट ट्यूब में नीचे में हैवी बैंड क्यों आया? सोच के बताओ। सुनो अब मेरी बात, घर में एक काम करो, ग्लास लो, ठीक है, उस ग्लास में ना विस्की डालो, बियर डालो और जो डालना डाल दो, कॉमन सेंस लगाना। स्टार्टिंग हमने टेस्ट ट्यूब से की थी, उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, नॉर्मली N14 था, उस N14 पे हमने क्या किया, दारू विस्की डाल के उस मीडियम को N15 बना दिया, तो जो डीएनए था सारा का सारा डीएनए मोटा मोटी सब क्या हो गया, N15 हो गया, ठीक है। डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करने का मतलब क्या हुआ, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करके लिया से, तो सीजियम क्लोराइड का तुम समझे नहीं फिर क्यों किया सीजियम क्लोराइड, ये याद है, ये कहाँ गया, ये रहा, ये वाला, ये N15 देखो चीज समझो इस चीज़ को, तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में क्या था, N14 रखा हुआ था, यानी 2 डीएनए का स्टैंड था, N14 जो नॉर्मल था, तुमने क्या किया, उसके अंदर में दारू डाल दिया, विस्की डाल दिया, या जो डालना डाल दो, किसी इंसान का मूत्र डाल दिया तुमने, जो डालना डाल दिया तुमने, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, उस N15 को लेगा। इधर मैंने क्या लिखा है, मेनी जनरेशंस, आफ्टर मेनी जनरेशंस तुम्हें क्या मिलेगा, N15 मिलेगा। क्लियर है ये चीज़? देखो मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज 10,000 कॉपी है N14 का, मतलब 10,000 कॉपी है नॉर्मल डीएनए का, तुमने क्या किया, उसको N15 में डाल दिया, तो कुछ 1-2 हज़ार कॉपी जो होगा वो N15 को लेगा और N15 बनाते जाएगा तो N15 मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ तुमको इंटरमीडिएट बैंड भी तो मिलेगा N14 और N15 का, मानते हो कि नहीं मानते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 10,000 कॉपी था मेरे पास, नॉर्मल वाला 10,000 कॉपी था, उससे मैंने NH4Cl को डाल दिया, ठीक है। तो NH4Cl जो मैंने डाला वो हैवी आइसोटोप का था, तो ऐसा हुआ कुछ देर बाद कि 2000 जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, NH4Cl को अपटेक कर लेता है और क्या बना देगा, N14 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक नया स्टैंड बना दिया N15 का एक नया स्टैंड बना दिया। तो मतलब क्या है, 2000 कॉपी जो है वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको मेनी जनरेशन तक कराते गए, एक ऐसा टाइम आएगा ना, देखो N15 में भी तुमने 4th जनरेशन में क्या, देखो कितना सारा कॉपी मिल रहा था तुम्हें, तुम जिस मीडियम में रखते हो वही कॉपी का नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तुमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में NH4Cl वाले मीडियम में रखा, तो NH4Cl वाले मीडियम में रखने से क्या हुआ, धीरे धीरे इंटरमीडिएट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, और नॉर्मल कॉपी का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है वो बढ़ने लग गया। तो अब क्या होगा, सेम इसी तरीके से अगर तुम इसको N15 वाले में रखोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इंटरमीडिएट वाला क्या होगा, कम होते जाएगा, और जो तुम्हारा नॉर्मल वाला है उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन बढ़ते जाएगा। तो तुम्हें कुछ इस तरीके का भी मिलेगा, N15। ये समझ में आ रहा है तुम्हें क्या कर रहा हूँ मैं? तो मतलब तुम्हें इंटरमीडिएट भी मिलेगा, तुम्हें मान लो ये हैवी बैंड भी मिलेगा, और तुम्हें जो ओरिजिनल लाइट बैंड रखा हुआ है वो भी मिलेगा। मेजल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट में तुमने सिर्फ N15 को उठाया, कैसे उठाया, क्योंकि तुमने इस एक्सपेरिमेंट को जब प्रिपरेटरी फेज में किया, तुमने उसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में ले गए। डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में ले जाने से क्या हुआ कि सबसे पेरीफेरी पे तुम्हें क्या मिल गया, हैवी बैंड मिल गया, और तुम क्या करोगे, नीडल डालोगे और उस हैवी वाले को उठा के बाहर निकाल दोगे, और हैवी वाले को उठा के तुमने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, और इसी हैवी वाले पे तुमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। क्या क्लियर समझ में आ रहा है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या काम है? ठीक है, तो ये था तुम्हारा मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट को अगर मुझे वापस से 2 मिनट में अगर समअप करना हुआ तो मैं तुम्हें समअप करके यही बताऊंगा कि देखो ये था तुम्हारा नॉर्मल डीएनए जिसमें N14 था। इस नॉर्मल डीएनए को हम क्या करते हैं, N15 में ग्रो करवाते हैं।
क्या होगा जब N15 में ग्रो करवाएंगे तो इस तरीके का मुझे मिलेगा, ठीक है। आफ्टर में ये सारा काम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। ये जो N14 था वो किसके अंदर था, उस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर था। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या था, N14 और N14 वाला DNA था, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, N15 को डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हें कुछ देर बाद ऐसा कॉपी मिलेगा, फिर तुम क्या करोगे, इसको और आगे फर्दर प्रोसीड करोगे N15 में, तो एक ऐसा इमेज आएगा आफ्टर मेनी जनरेशन्स। आफ्टर मेनी जनरेशन्स तुम्हें क्या मिलेगा, ये तो मानते ही हो तुम, इधर N15 मिलेगा, सेम यही कहानी। तो ये कॉपी इस बहुत सारा कॉपी मिलेगा, ठीक है। तुम्हें क्या इतना सारा कॉपी मिलेगा, तुम इसको किसके अंदर मिलेगा, ये सारा किसके अंदर है, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर में, यानी इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर में तुम्हें इंटरमीडिएट बैंड भी मिलेगा, लाइट बैंड भी मिलेगा, क्योंकि N14 का 10,000 कॉपी था, सिर्फ 4,000 कॉपी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, 6,000 कॉपी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो 6,000 कॉपी तुम्हें एज इट इज़ क्या मिलेगा, लाइट बैंड का मिलेगा, और 4,000 कॉपी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसका इंटरमीडिएट बैंड कुछ मिलेगा, कुछ हैवी बैंड मिलेगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा कॉपी मिल जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर में, कोई इंटरमीडिएट बैंड का होगा, कोई हैवी बैंड का होगा, और कोई लाइट बैंड का होगा, ठीक है। इस तरीके का मिल जाएगा। अब तुम क्या करोगे, इसका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, तो उससे क्या होगा, जो तुम्हारा हैवी वाला जो आइसोटोप है वो नीचे में सेटल हो जाएगा, इंटरमीडिएट वाला थोड़ा ऊपर में रहेगा, उसके ऊपर में तुम्हें क्या मिलेगा, लाइट वाला मिलेगा। अब क्या करोगे, तुम इससे से ये हैवी वाले को बाहर निकाल लोगे, और इस हैवी वाले को बाहर निकाल के इस पर एक्सपेरिमेंट करोगे NH4Cl14 वाले मीडियम में, ठीक है। और तुम इसको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में स्टडी करोगे। क्लियर है ये चीज़? अरे उड़ तो नहीं गए? इसका यूज क्या है, ये एक्सपेरिमेंट करके फायदा प्रूफ क्या किया? फिर इसने प्रूफ किया सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को प्रूफ किया। मैंने पहला लाइन यही लिखवाया है, मिचेल्सन एंड स्टाल ने प्रूफ किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर, देखो ये रहा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूफ किया था डीएनए को, सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है तभी तो एक स्ट्रैंड वो अपना खुद का रख रहा है और एक स्ट्रैंड वो बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, इसी का मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो इससे क्या हुआ, प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, तुम एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जैसे मिचेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी में, और उन्हें मिला है कि यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट, आफ्टर 4th जनरेशन इतनी सारी कॉपी मिल गई, 3rd जनरेशन इतनी सारी कॉपी मिल गई, ये मिला है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर में, ठीक है। तो एक काम करो दिल नवाज, अब तुम मेरे को एक्सप्लेन करो व्हाट इज मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। अरे सुन रहे हो, दिलनवाज है कि गया? दिलनवाज तो है, ओए दिलनवाज, क्या लिखा है मेरा, क्या हुआ बोलो? आप क्या म्यूट अनम्यूट करो, वॉइस नहीं ऑडिबल है, तुम्हारा वॉइस नहीं ऑडिबल है, तुम अनम्यूट करो ना, तुम्हारा म्यूट किया हुआ है, देखो अनम्यूट करो उसको। हाँ अब बोलो। तभी भी आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। सार्थक तुम बताओ व्हाट इज मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। अरे बोलो यार। हाँ हाँ तुम ही बताओ। तुम्हें दिल आवाज सुनाई दे रहा है ना, परफेक्टली ऑडिबल तो है, मेरा आवाज तो आ रहा है? ठीक है, एहतशाम तुम समझाओ व्हाट इज मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। अरे एहतशाम क्या हुआ, तुम कोई नहीं समझाओगे क्या?
वो लोग E2 को लेता है एक NH4Cl का मीडियम में, हाँ वो आइसोटोप N15 आइसोटोप लेता है, और जो E का DNA रहता है उसको वो तो नॉर्मली N14 कंडीशन में रहता है, तो उसको वो लोग पहले मीडियम में N15 का मीडियम में ग्रो करके N15 DNA बनाता है, फिर उसको NH4Cl N14 का मीडियम में 20 मिनट के लिए ग्रो करके हाइब्रिड बैंड्स बनाता है, फिर वो जो दो हाइब्रिड बैंड ऑप्टेन होता है उसको फिर से N14 का मीडियम में 40 मिनट के लिए और ग्रो करता है, जिससे वो जो हाइब्रिड बैंड्स रहते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, और फिर वो जो हाइब्रिड बैंड रहेगा उसका ऊपर एक और N14 का बैंड चढ़ेगा, जिसका वजह से हम लोग को सेकेंड जनरेशन में 2 हाइब्रिड मिलेगा और 2 प्योर मिलेगा, 2 N14 का प्योर मिलेगा और 2 हाइब्रिड मिलेगा। समझ गया, ठीक है, वेल डन। देखो ब्लैक कलर से N14 बनाया मैंने इनिशियल, ठीक है। ये खाली रिवीजन चला, क्योंकि मैंने इतना बार रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता नहीं, तो मेरे को कीड़ा नहीं काटा है मेजरसेंस स्टाइल बताने का। N14 का DNA था, 2 स्ट्रैंड था DNA का, इसको हम लोग ग्रो करवाए N15 में, तो क्या मिलेगा, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, इसी एक DNA का कॉपी को मैंने अलग अलग कर दिया दोनों स्ट्रैंड को। सेमी कंजर्वेटिव नेचर होने के कारण क्या होगा, एक रेड कलर का स्ट्रैंड को ये अपने अंदर समा लेगा अपना कॉपी को रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके का मुझे मिलेगा फर्स्ट जनरेशन में। अब क्या होगा, आफ्टर दिस वापस इसको N15 में ग्रो करवाया, अब एक कॉपी DNA का ये है, एक कॉपी ये है, इसको अब तोड़ दो 2 स्ट्रैंड में, इसको तोड़ दो 2 स्ट्रैंड में, तो ये लो, ये लो, ठीक है। इस तरीके से मैंने तोड़ लिया। मीडियम में क्या है, N15 है, तो ये N15 मिला। इजी भाषा में समझा रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा। N15 वाला मीडियम था, ठीक है। यानी तुम्हें 4 कॉपी DNA का मिला, उस 4 कॉपी में क्या था, 2 कॉपी जो था वो इंटरमीडिएट था और 2 कॉपी जो था वो हैवी था, ठीक है। और मैंने यहाँ सपोज करो 10 कॉपी लिया नॉर्मल का, 10 कॉपी मैंने नॉर्मल का लिया, उसमें से सिर्फ 4 कॉपी जो था उसने इस तरह का, मतलब ये एक कॉपी मैंने बताया है, मतलब N14 का मैंने सिर्फ ये एक कॉपी बताया DNA का, मतलब सिर्फ सिंगल N14 का DNA मॉलिक्यूल बताया है, उससे बताया, तो उस तरीके से मैंने 10 लिया है, ठीक है। तो 10 में से 4 जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और 6 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ 4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यानी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में तुम्हें क्या मिलेगा, एट अ टाइम 6 कॉपी मिलेगा तुम्हें ये नॉर्मल वाला NH4Cl वाला, और जो 4 कॉपी जो है वो 4 बार इंटू 4 कर दो इसको, मतलब हर एक सिंगल कॉपी से इतना बार मिल रहा है, तो 4 बार मतलब 4 बार, तो मतलब इधर तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ इंटरमीडिएट मिलेगा और कुछ हैवी बैंड मिलेगा। समझ में आया इतना तो सबको? आफ्टर सम जनरेशंस, आफ्टर मेनी जनरेशंस तुम्हें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट भी मिलेगा, हैवी भी मिलेगा, और ये जो इनिशियल जो पप्पा बैठे थे इनमें बहुत सारे पप्पा ने क्या किया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बता रहा हूँ रिएक्शन में, पहले इतना सुन लो, बहुत सारे पप्पा थे, कुछ पप्पा ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जिन्होंने किया उन्होंने इंटरमीडिएट और हैवी बैंड दे दिया, और बहुत सारों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर में तुम्हें 3 वैरायटी मिलेंगी, इंटरमीडिएट और हैवी तो मिलेगा ही, लेकिन वो भी मिलेगा जो पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें 3 वैरायटी मिले, सबसे लाइट वाला सबसे ऊपर में रहेगा और सबसे हैवी वाला सबसे नीचे में रहेगा। अब तुम क्या करोगे, इसमें अपना उंगली डालोगे और हैवी वाले को क्या करोगे, तुम बाहर निकाल लोगे, ठीक है। हैवी वाले को बाहर निकालने के बाद अब तुम इसमें NH4Cl डालोगे जो कि 14 है, नॉर्मल NH4Cl है, तो अब वो वाला रिएक्शन आएगा, ये वाला। अब इसको फिर वापस, ये 20 मिनट पे था, ये 40 मिनट पे तुम्हें क्या मिला, इस तरीके का मिलेगा, इसको भी तोड़ दो,
तो मतलब ऐसा, ऐसा और ये वाला, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, सेकंड जनरेशन। ये मिल गया तुम्हें फर्स्ट जनरेशन। बोलो अब सार्थक, क्या डाउट है? यही अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ कि देखो क्या लिया है, ब्रॉड पिक्चर मेजल्सन स्टाइल का यही है। मैं तुम्हें खाली ये समझना चाह रहा हूँ क्यों सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में लाइट बैंड आया, हैवी बैंड आया और इंटरमीडिएट बैंड आया। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से तुम क्या करते हो, ये हैवी वाले को सेपरेट आउट कर लोगे और उस हैवी वाले पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे। तो बताओ सार्थक क्या डाउट है? We have made him to take it out. N15 was N40. वही तो तुम समझे नहीं, इसे तो मैंने बोला। वापस इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में क्या है, 10 कॉपी मैंने लिया N14 का, उसको मैंने ग्रो करवाया N15 पे। N15 पे जब मैं ग्रो करवाऊंगा तो आफ्टर मेनी जनरेशंस, फॉर एग्जांपल तुम्हें इस तरीके का पिक्चर मिलेगा। इस पिक्चर में क्या हुआ है, जो येलो कलर से शैडो कर रहा हूँ मैं, इस पिक्चर में क्या है, तुम्हें कुछ इंटरमीडिएट बैंड मिलेगा और कुछ हैवी बैंड मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें कुछ लाइट बैंड भी मिलेगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कॉपी हो सकता है इस पप्पा वाला जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो तुम्हें 3 तरह का डीएनए का बैंड मिलेगा, एक इंटरमीडिएट और हैवी तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ लाइट बैंड भी मिलेगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, सबसे आखिरी में नीचे में जो हैवी वाला माल जमा हुआ है उस माल को तुम बाहर निकालोगे। N15 को क्या करोगे, तुम बाहर निकालोगे और उस N15 को अब तुम नॉर्मल NH4Cl में कल्टीवेट कराओगे। तो मतलब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का काम इतना सा है कि N15 को तुम बाहर निकाल लो और उस N15 पे को तुम किस पे सब्जेक्ट करोगे, N14 पे तुम एक्सपेरिमेंट करवाओगे। तो फर्स्ट जनरेशन में तुम्हें कुछ इस तरीके का मिलेगा, सेकेंड जनरेशन में तुम्हें कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब देखो ये डायग्राम, यही डायग्राम ये मैंने एकदम शुरुआत में बनाया है। ये जो N15 वाला स्टैंड मैं कह रहा था ना, आफ्टर मल्टीपल जनरेशंस मैं निकालूंगा, आफ्टर मल्टीपल जनरेशन में सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से निकाला, उसको मैंने NH4Cl में रखा। तुम्हें फर्स्ट जनरेशन में ये मिला, सेकंड जनरेशन में ये मिला, थर्ड जनरेशन में तुम्हें इतना सारा मिला। अब बताओ अब क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? ओए विक्रम, विक्रम क्या नहीं आया बोलो? बाद में मत बोलना, नीट एग्जाम में माथा मत पीटना नहीं आया तो, फिर बोलेगा भैया समझाए नहीं। ठीक है, ये था मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। क्या N15 वाला डीएनए स्टैंड बनाने वाला प्रोसेस को याद नहीं रखना, वो डायरेक्ट हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत इसको याद नहीं रखना, ये वाले को, ये वाला जो है, ये वाला मैंने तुम्हारे समझने के लिए खाली बताया है ये। और क्यों डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में इंटरमीडिएट लाइट और हैवी बैंड बनता है वो मैंने तुम्हें खाली एक्सप्लेन किया है। ये प्रोसेस एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहाँ से दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये N15 आया कहाँ से। ये N15 आया यहाँ से, ये जो ऊपर में दिख रहा है, ये ऊपर वाला इसको प्रिपरेटरी फेस बोला। प्रिपरेटरी फेस में तुम्हें 3 तरह का डीएनए मिलेगा, इंटरमीडिएट, हैवी और खुद अनरिएक्टेबल नॉर्मल डीएनए। उसको सेंट्रीफ्यूगेट करके उसका हैवी पार्ट निकालना और उस हैवी पार्ट को तुमको मेजल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट में लेके जाना है। ठीक है, आगे बढ़े।